कैसे हैं ये किसी सर से जाके पूछो। अच्छा अच्छा हाँ। पेज 632। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ये लास्ट टाइम वालों को पढ़ाया था, आपको नहीं पढ़ाया हुआ। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ये हाईलाइट किया हुआ, सब साथ साथ हम लिखेंगे अभी। पेज नंबर 632। जब एक बंदा डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहा हो और उसने उसके लिए रिटर्न डेट की फाइल्स, रिटर्न जमा करवाने की तारीखें मुख्तलिफ हों। मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स में भी उसने रिटर्न जमा करवानी है और फेडरल एक्साइज में भी उसने रिटर्न जमा करवानी है। तो वो फिर ऐसा करे कि एक ही रिटर्न जमा करवा दे फॉर ऑल सेक्टर्स बाय द ड्यू डेट एप्लीकेबल टू हिज मेजर एक्टिविटी। अगर उसकी सेल्स टैक्स की एक्टिविटी मेजर है तो फिर सेल्स टैक्स वाली रिटर्न वाली तारीख को फेडरल एक्साइज वाली जमा करवा दे, और अगर फेडरल एक्साइज वाली एक्टिविटी मेजर है तो फेडरल एक्साइज वाली। बस आज के नोट्स में यही लिखा होगा, ये पूरा पेज किया है, पेज 632। अच्छा नेक्स्ट, तो सेल्स टैक्स फेडरल एक्साइज दोनों की रिटर्न जमा करानी है, तो दोनों में से देख लो ज्यादा बड़ा काम क्या है। जो बड़ा काम है उसके मुताबिक कर लो। कल क्लास 150 पे शुरू करेंगे, सिर्फ कल। ओके, फाइलिंग ऑफ एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न, वरना तो 2 बजे होती है। फाइलिंग ऑफ एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न ये आपको बता दी थी, ईयर एंड की। ये किसने जमा करवानी होती है? कंपनी ने। कौन सी, प्राइवेट या पब्लिक? दोनों, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों। ये 2-3 लाइनें हमने पढ़ी हुई हैं इनकम टैक्स के अंदर। रिटर्न अगर इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवाएंगे, ये कंप्यूटर रीडेबल मीडिया पे, उसको रिटर्न ही समझा जाएगा और बोर्ड रूल्स बताएगा फॉर डिटरमिनिंग करेक्टनेस ऑफ डेटा ऑफ रिटर्न। बोर्ड रिटर्न के करेक्ट होने के रूल बताएगा और ऐसे सीएस को अपॉइंट करेगा जो आपके लिए डेटा टाइप किया करेंगे। ये सारा आपको बताया हुआ इनकम टैक्स में। एंड ट्रांसमिट रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर देयर डिजिटल सिग्नेचर, यानी यूजर नेम पासवर्ड। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, ये काट दें, शैल फाइल द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न जमा करवाना जरूरी हो गया है। जरूरी, जरूरी तो नहीं, जरूरी। A registered person filing return electronically shall pay sales tax in any of the designated branches of banks. या तो बैंक में टैक्स पे कर दें या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अगर बोर्ड ने कोई बना लिया है तो फिर उस तरह टैक्स पे कर दें। तो ड्रॉप सीन होने लगे आज। कहता है वो जो इतने दिनों से मैं आपको बता रहा था कि रिटर्न जमा करवानी होती है 15 को, तो वो मैं आज बात वापस ले रहा हूं। आप टैक्स 15 को ही जमा करवा दो, लेकिन रिटर्न बेशक 18 तक ले आओ, ऑफ द सेम मंथ से मुराद मतलब वही जो 3 दिन बाद। तो लिखें मार्च की रिटर्न 18 अप्रैल तक जमा कराई जा सकती है। मार्च की रिटर्न, पीछे जाने, अच्छा मैंने कैसे पिछली रो में जाना है। मार्च की रिटर्न 18 अप्रैल तक जमा कराई जा सकती है। मार्च की रिटर्न 18 अप्रैल तक जमा कराई जा सकती है। अब इसकी वजह सुने, इसकी वजह सुने। वजह इसकी ये है कि प्रिंसिपल साहब ने रोका हुआ था, किलो चीनी लाने को कहा था, टाइम पे आया करना। अच्छा मुस्कुरा के तो देख लिया करो ना। अच्छा इसकी वजह सुने क्या है, ये यहां लिखना था ब्रो, 0.8 के साथ, पता नहीं बाई बाई कहते तो 0.8 के साथ लिखना था। तो मार्च की रिटर्न कब तक जमा करवानी है? 18 अप्रैल तक। पहले तो हमने क्या पढ़ा था?
कि 15 तक जमा करवानी है। लेकिन आज क्या पड़ा है, वजह सुन लें। अब वो कह रहे कि मोबाइल छोड़ देना, मोबाइल तो हमारे पास भी है। अब वो कह रहे ये कि एक बात याद रखना कि पैसे तो हमें 15 को ही चाहिए। गवर्नमेंट कहती है पैसे तो हमें, रिटर्न बेशक तुम 18 तक ले आओ, कोई मसला नहीं है। इसकी वजह सुन लें पहले, फिर कहीं लिखनी हुई लिख भी लीजिएगा। मेरे ख्याल से वजह लिखनी कोई ज़रूरी नहीं है। 15 को बैंक में बहुत ज़्यादा लाइनें लग जाती थी रिटर्न जमा करवाने के लिए। तो रिटर्न तो बैंक में जमा वैसे भी नहीं होती, टैक्स जमा कराने के लिए लाइनें लगती थी। तो बैंक कहता था कि एक पक्की रसीद मैं आपको देता हूं, लेकिन कई दफ़ा बैंक का सिस्टम बैठ जाता था इंटरनेट की वजह से। तो बैंक फिर आपको रसीद प्रॉपर दे नहीं पाता था, लेकिन कहता था कि रसीद आपकी इंशाल्लाह जनरेट करके 1-2 दिन में आपको मैं डिस्पैच कर देता हूं। तो वो रसीद नंबर आपने डालना होता है रिटर्न में। और रिटर्न तो एक सफा ही है ना जो गवर्नमेंट को जमा कराना है, असल तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए ना। तो वजह लिखनी है, लिख लें। बैंक कई दफ़ा पेमेंट रसीद लेट देता है, इस वजह से 3 दिन गवर्नमेंट ने और दे दिए हैं। बैंक कई दफ़ा पेमेंट रसीद, हाँ कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, बैंक कई दफ़ा पेमेंट रसीद लेट देता है। बुक की तरह इनकी बुक इनकी बुक, अच्छा नीचे बढ़िए। बैंक कई दफ़ा पेमेंट रसीद लेट देता है, तो रिटर्न जमा कराने के लिए 3 दिन और फिर मिल जाते हैं। तो रिटर्न के लिए 3 दिन और मिल जाएंगे आपको। अच्छा माय डियर, अब आप नंबरिंग दें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में। 1, इसको नंबर दें 2, और फिर इसको 3 और इसको 4। 1 2 3 4, ये तस्वीर खींचो। 1 2 3 4, और 1 2 3 4 के ऊपर लिख लें बायर होंडा और सेलर जनरल टायर। बस 10 मिनट सब्र कर लें इंशाल्लाह। फिर सरमाया वाला आज न्यूमेरिकल करना है हमने, फिर सेल्स टैक्स को अल्लाह हाफिज करके कल से लॉसेस शुरू करने हैं। लेकिन अभी सेल्स टैक्स की थ्योरी के सवाल हैं, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये वाला जो सफ़ा है ना, इसको ज़रूर ज़रा देख के आने कल की क्लास से पहले। ये जो सफ़ा आपकी किताब के अंदर है, अल्लाह आपका भला करे, ये वाला सफ़ा है ना, है चैप्टर 20 के शुरू में, और ये वाला सफ़ा चैप्टर, ठीक है ना आपकी किताबों में ये सफ़ा। तो ये सफ़ा ज़रूर देख के आना इससे पहले कि हम थ्योरी के सवाल करने शुरू करें। टेस्ट कल सेल्स टैक्स की जारी सी बात है, चुन्नू मुन्नू 2 चूजे थे। ये दूसरा चैप्टर कर लो ना, सिर्फ 21वां चैप्टर कर लो। 21वां चैप्टर कर लो, और साथ जो है वो तो साथ साथ याद किया। 21वां चैप्टर कर लो, साथ न्यूमेरिकली कर लो कोई सेल्स टैक्स की। अच्छा, बाय रिटर्न। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा था पॉइंट 1। इधर देखें जी, बोले होंडा की रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कच्ची। ये एफपीआर के कंप्यूटर सिस्टम को कहते हैं। होंडा की रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कच्ची अंटिल जनरल टायर फाइल देयर रिटर्न। जब तक के जनरल टायर वाले अपनी रिटर्न जमा ना करवा दें, तो होंडा की रिटर्न क्या समझी जाएगी, कच्ची। क्योंकि जो जनरल टायर की सेल है वो होंडा की तो होंडा की परचेज डेड हो जाएगी ना फिर, अगर जनरल टायर की सेल। असल में अब होता ये कि जनरल टायर जो उधर से सेल रिकॉर्ड करता है, सिस्टम खुद ही इधर से परचेज रिकॉर्ड कर देता है अगले की। आजकल सिस्टम बहुत तेज हो गया है, मतलब आजकल लोगों को अपनी परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती, अगले को कहते हैं तुम सेल रिकॉर्ड करो, वो जब सेल शो करते हैं तो इधर हमारी रिटर्न में ऑटोमेटिकली परचेज आ जाती है। तो बायर रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कच्ची in IRIS until the seller files their return for the tax month. Tax month से मतलब मार्च लिख लें, for the March. By the last day of the month, in which the due date falls. What is the last day of the month in which the due date falls? Though due date was 15, वैसे 18 आज हमने पढ़ ली है, चलें जो भी है, though due date was 15, बट लॉ मेकर रिलैक्स करे, जनरल टायर तुम 15 तक ना भी आए 18 तक आ जाओ, 18 तक ना भी आए
30 तक भी आ जाओ तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब तक जनरल टायर तुम नहीं आओगे ना, वैसे 15 अप्रैल को ही होता है आम हालात में, लेकिन फिर भी तुम 30 तक भी आ जाओ तो कोई मसला नहीं। अब होगा क्या अगर ये जल्दी आ जाता है? पॉइंट 2, व्हेन द जनरल टायर फाइल्स रिटर्न, बोले व्हेन द एंड पेज द बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ, लिखे ऊपर 30 अप्रैल, बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ हमारा कौन सा है? ये किसी ने लिखे ऊपर मार्च, यहां लिख लें मार्च। बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉल्स, मंथ कौन सा था? मार्च। इसकी ड्यू डेट क्या थी? 15 अप्रैल तक ना हो कोई मसला नहीं, चाहे 30। खुशखबरी सुनाएं, द होंडाज कच्ची रिटर्न बिकम्स पक्की। होंडा की कच्ची रिटर्न क्या बन गई? पक्की। अब ये 2 लाइनें याद कर लें, बोलें बायर्स रिटर्न shall be considered as कच्ची कब तक? shall be considered as कच्ची कब तक? until कब तक? until the seller file their return, until the seller file for the month। और अगर वो लेट भी करे तो कोई मसला नहीं, by the last day of the in which due date falls। what is the month in which due date falls? what is the date? 15, बट उसके लास्ट तक भी जमा करा दे तो खैर है। और अगर जमा करा दे, दूसरे नंबर पे ये पढ़िएगा घर में, व्हेन द जीटी फाइल रिटर्न एंड पेज द बाय द लास्ट डे ऑफ द 15 तक करा दे फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन 30 तक भी करा दे, इन विच द ड्यू डेट फॉल्स द बायर कच्ची रिटर्न बिकम्स विद इनपुट टैक्स क्लेम। तो फिर ऐसी सूरत में होंडा खुश हो जाएगा। बायर अगर 15-18 को भी जमा करा दे कोई मसला नहीं, वो कच्ची रहेगी, 30 तक वेट कर लो, सेलर जब जमा कराएगा तो बायर की पक्की हो जाएगी। अगर सेलर जमा ना कराए तो वो देखते हैं। अच्छा अब हो जी, परचेज, हाँ आमतौर पे आजकल ऐसा बहुत कम हो रहा है क्योंकि वो सिस्टम ही उठा लेते हैं उधर से, लेकिन अमेरिकन में तो चलता है। इफ द सेलर फेल्स टू फाइल, इधर क्या था? सेलर फाइल्स, और इधर क्या है? इफ द सेलर फेल्स टू फाइल हिज रिटर्न बाय द, अच्छा ये एक फिक्रा है जो बार बार याद करना है, ये मैंने तीनों जगह येलो से हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये लाइन एक ही है, ये मैंने तीनों जगह येलो से हाईलाइट कर दिया। लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विद द ड्यू डेट फॉर लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विद द न्यू, ये तीनों जगह मैंने हाईलाइट कर दिया बात येलो से, क्योंकि ये बात एक ही है, किसी भी जगह याद होगी तो आगे चल जाएगी इंशाल्लाह। कर लिया आप लोगों ने येलो से हाईलाइट? चलें करें, लाइट ग्रीन से कर दें, पिंक से कर दें, ग्रीन से कर दें, ऑरेंज से, ब्लैक से कर दें हाईलाइट। ब्लैक हाईलाइटर मार्केट में लॉन्च करें, ये लें ब्लैक हाईलाइटर। If the seller fails to file the return by the last day of the month in which the due date falls, फिर क्या होगा? The sales invoice issued by seller will be deleted from buyer return, will be deleted from, फिर उसकी सेल उसकी परचेज से निकाल दी जाएगी, तो होंडा की परचेज अब डेड हो गई। The liability of Honda, the liability of Honda, the liability of Honda will be calculated without that input। अब Honda वो वाला इनपुट माइनस, डन। सारा इनपुट डेड होगा या सिर्फ वो वाला? 70, 20, 10, 15 सारा या सिर्फ टायर वाला? लेकिन छोड़ें, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, छोड़ें। अच्छा, the liability of buyer will be calculated without that input। कच्ची रिटर्न shall be taken as valid after payment of said computed sales tax liability। छोटा सा लिखें, अगर बाद में भी आप टैक्स दे दें तो फिर ये इनपुट अलाउ हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, इधर सॉरी कुछ और कह रहा है।
इधर कह रहे हैं कच्ची रिटर्न शेल बी टेकन एज वैलिड आफ्टर पेमेंट ऑफ सेड कंप्यूटेड सेल्स टैक्स लायबिलिटी। असल में आपकी पहले सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही थी? कच्ची रिटर्न में आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 25, लेकिन उसने जमा नहीं करवाई। तो जब आपकी पक्की होगी तो पक्की के लिए शर्त है, लेकिन ये पक्की कौन सी वाली? जब जनरल टायर फेल्ड टू फाइल। अब आप फिर ये वाला टैक्स जमा करवाएं, ये वाला 45। अगर ये जमा करवाएंगे तो सेट टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, कितने से? 20 से। नोट करने या नहीं? चलें ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है जो हम पढ़ रहे हैं? पॉइंट 3। आप 45 जमा करवाएं, 45 पे करें और होंडा की रिटर्न, बोले रिटर्न पक्की। आप 45 पे करें और होंडा की रिटर्न पक्की। ऐसा ही है। कच्ची में पहले इनपुट अलाउ माइनस करने देते हैं, कच्ची में इनपुट माइनस करने देते हैं, लेकिन अगर कच्ची के बाद क्या हो जाए? जनरल टायर फेल टू फाइल, फिर इनपुट डेट कर दिया जाएगा। चुन्नू मुन्नू दो चूजे थे। मखलूकात इलाहिया पे और किया करें। मतलब ये कि देखा करो, ये तो उड़ रहे हैं, शेर जितनी भी ताकत लगा ले उड़ नहीं सकता। वो जो कछुआ है उसको करो, वो शेल के अंदर अपनी सारी चीज़ें छुपा लेता है। यही बातें बच्चों को बतानी होती हैं अल्लाह की बड़ाई अज़मत बयान करने के लिए। कुछ माएँ यही बातें करती रहती हैं बच्चों से, और कुछ माएँ भूतों परियों की कहानियाँ सुनाती रहती हैं। वो तो फिर बच्चे भी भूतों परियों की बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्या बच्चे को सुनाया जा रहा है। ओके, बेटा जिन्न आ जाएगा, फिर थोड़े बेटा अब्बू आ जाएंगे। अजीब अच्छा अजीब बच्चा भी पता नहीं मैं की कर छड़े है। अच्छा चलें दोबारा पढ़ें, आप तो अच्छे बच्चे हैं, दोबारा पढ़ें। खैर जो ना कहते पढ़ा लेने दिया करो। इफ सेलर फेल्स टू फाइल हिज, अगर जनरल टायर रिटर्न जमा करवाना भूल जाए, बाद लास्ट डेट ऑफ द मंथ, द सेल इनवॉइस इशूड बाय सेलर विल बी डिलीटेड फ्रॉम द एंड द लायबिलिटी ऑफ बायर विल बी कैलकुलेटेड विदाउट दैट, and liability will be now calculated without that input। अब ये लाइबिलिटी आपकी नई वाली निकाली जाएगी, और क्या होगा फिर? कच्ची रिटर्न shall now become valid after payment of said tax। अब आपको ओवरऑल टैक्स 45 जमा कराने हैं, अगर पहले से 25 जमा करा दिए तो 20 और जमा करा दें। और आखिरी बात, ये तो इसको बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो इसने डाला क्यों? पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लें जो हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले ये कॉन्सेप्ट लिखें, विद होल्डिंग क्या होती है, टैक्स काटना क्या होता है। एक मिनट रुकें। होंडा पेड टू जनरल टायर 200 एंड पेड टू गवर्नमेंट डायरेक्टली 36। ऐसा वैसे मैंने इजाजत दी थी एक दो दफा, अगर आपको शक गुजरा हो किसके ऊपर, जनरल टायर पे, तो आप 236 उसको दे ही ना, 200 दे दें। इसको विद होल्डिंग कहते हैं, लिखें। विद होल्डिंग क्या होती है पहले लिखें, जो मैंने हाईलाइट किया येलो से वो लिखें, ये भी लिखें तरफ। दे दें उनको, हो गया? नहीं हो रहा? अच्छा, अब नीचे वाली मिसाल नोट कर लें। आउटपुट 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो कैसे करना है घर जाके?
अजीब सी बात है। अच्छा जी, a general tire can only claim sales tax withheld if General Tire declares the sale in his return, otherwise sales tax withheld and reduction in output will not be allowed. जनरल टायर ने कहा मेरा आउटपुट 36 है, होंडा ने कहा आपने कैलकुलेट तो किया लेकिन मैंने तो वो आपको दिया नहीं, मैंने तो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है, तो सॉर्ट ऑफ जनरल टायर का आउटपुट 0 हो गया। लेकिन बिल्कुल ही 0 नहीं होता ना, और लोगों की भी सेल होगी तो उधर से ये माइनस हो जाएगा। तो ये अब चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, टैक्सेस विदहेल्ड ऐसे माइनस होते हैं न्यूमेरिकल में, लेकिन ये वाला पोर्शन न्यूमेरिकल में हमारे सिलेबस में नहीं है। अब समझने की कोशिश करें, 200 रुपए की सेल हुई है अगर, तो 200 रुपए की सेल के ऊपर आउटपुट कितना बनता है हमारा, वो हमने न्यूमेरिकल में डाला, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमने पे, तो हमने बाद में क्या कर दिया, माइनस। अब जरा पढ़ने की कोशिश करें। जनरल टायर ने 36 कैलकुलेट किया, लेकिन थोड़ी देर बाद जनरल टायर को पता चला कि ये 3600 गवर्नमेंट के खजाने में जा चुका है। अब क्या करें, जनरल टायर कैन ओनली क्लेम, जनरल टायर फिर माइनस कर ले 36, क्लेम, जनरल टायर माइनस कर ले 36, कितना टैक्स जो कट चुका है, इफ, और आपको पता है टैक्सेस विदहेल्ड माइनस ही होते हैं, इनकम टैक्स पूरे में माइनस होते थे। शराइत बता दें क्या है, पहले बता दें बेनिफिट क्या है। द जनरल टायर कैन क्लेम, माइनस कर ले, क्लेम का मतलब ये मैंने बताया आपको, माइनस, जनरल टायर माइनस कर ले विद होल्डिंग टैक्स इफ ही डिक्लेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग सेल, अगर वो उससे मिलती जुलती सेल भी शो करे, वो तो मैंने शो कर दिया इन हिज रिटर्न, शो करें पहले फिर माइनस कर दें, और अगर आप सेल शो नहीं करेंगे 36 तो फिर माइनस भी ना करें, अदरवाइज द सेल्स टैक्स विदहेल्ड विल नॉट बी अलाउड, अदरवाइज सेल्स टैक्स विदहेल्ड विल नॉट बी अलाउड या विल नॉट बी डिडक्टेड। फिर वो जो टैक्स आपका कट गया वो माइनस नहीं होगा। चलें अब चारों बातें याद कर लें, कॉरस्पॉन्डिंग सेल को अंडरलाइन करके ये 36 पे लगा लें। ये हाइब्रिड में उठा दें इनको, सुबह हो गई है, चलो मेहरबानी। चलें याद करें, होंडा रिटर्न इज कच्ची अंटिल सेलर फाइल्स द रिटर्न, फिर कब तक वो फिक्रा याद कर लीजिएगा। एंड इफ सेलर फाइल्स द बाय द, वो याद कर लीजिएगा, तो बेनिफिट क्या मिलेगा, द बायर कच्ची रिटर्न बिकम वैलिड। और अगली बात ये तो था इफ सेलर फाइल, बट इफ सेलर फेल्स टू फाइल हिज रिटर्न बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ, the sales invoice issued by seller will be deleted from the, and the liability of buyer will be recalculated, liability of buyer will be recalculated without input या with input, without input, कच्ची रिटर्न shall become now पक्की। A registered person can never minus sales tax withheld if he declares the corresponding can minus 36 if he declares corresponding sale, otherwise sales tax withheld will not be out। चलिए निकालें अब चैप्टर 23 जी। कल के होमवर्क में कोई मसला दोनों सवालों में जी? हमारे कानून में सिर्फ 3 लिमिट्स हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। हमारे कानून में कितने लिमिट्स हैं, सिर्फ 3 लिमिट्स हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। और एक है क्रेडिटर को 180 दिन में पे करने, दूसरा है भूला हुआ इनपुट अगले 6 महीने में कभी भी रिकॉर्ड कर सकते। इसमें दिन नहीं गिनने, जरा बात गौर से सुने। मार्च का इनपुट भूल गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर जब मर्जी रिकॉर्ड कर लें,
मार्च का बिजली का बिल रिकॉर्ड करना भूल गया, मार्च की परचेज रिकॉर्ड करनी भूल गई, मार्च की इंपोर्ट रिकॉर्ड करनी भूल गई, मार्च की कोई भी परचेज रिकॉर्ड करनी भूल गई, परचेज ऑफ मशीन रिकॉर्ड करनी भूल गई, परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर रिकॉर्ड करना भूल गया, कोई भी परचेज या इनपुट जिसे कहते हैं वो रिकॉर्ड करना भूल गया, तो उसको अगले 6 महीने में रिकॉर्ड किया, कोई मसला नहीं। और 6 महीने में अगले 6 महीने लिखा हुआ, इसमें तो 180 से ज्यादा डेज भी बन जाते हैं। सुने जरा कैसे, मैंने 2 मार्च को परचेज की, मैं भूल गया रिकॉर्ड करना, तो मार्च की भी 28 दिन डालें, अगले 6 महीने डालें, बात तो 180 से कहीं आगे निकल गई, कोई मसला नहीं। तो इसमें डे वाइज चलना ही नहीं, इसमें आपने कैसे चलना है, मंथ वाइज। इसमें कैसे चलना है, आज आपको ये नोट्स दिए जाएंगे, आज आपको ये नोट्स दिए जाएंगे जिसमें पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया है, अगर इनपुट किसी मंथ में रिकॉर्ड, तो अगले, यहां से पढ़िएगा पहले, इस तरह नहीं पढ़ना, यहां से अगले 6 मंथ में कभी भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर इनपुट रिकॉर्ड करना भूल गए तो कब रिकॉर्ड किया जा सकता है, अगले, एक लिमिट ही है न्यूमेरिकल्स में, उसमें अक्सर आता था इनएडवर्टेंटली इनपुट रिकॉर्ड नहीं किया, फॉरगॉट इनपुट, कुडंट रिकॉर्ड इनपुट। अच्छा, एक और लिमिट है हमारी, अगर क्रेडिटर को 180 डेज में पेमेंट नहीं की और 180th डे हमारे न्यूमेरिकल के मंथ में पूरा हो रहा हो, तब, आज मैं न्यूमेरिकल कराने लगा हूं, उसमें 180th डे पहले पूरा हो गया होगा, उसमें सजा नहीं देंगे हम। 180th डे हमारे न्यूमेरिकल के महीने में पूरा हो रहा हो तो वर्किंग 1 में नई लाइन डालकर इसको लेस कर देंगे, क्योंकि 180 डेज पहले ये वर्किंग 1 में गई थी, आज इसको वर्किंग 1 में। और तीसरी तो डेबिट क्रेडिट नोट वाली एडजस्टमेंट है, अगर सेल रिटर्न हो रही है या परचेज प्राइस या सेल प्राइस बढ़ानी, या चारों सिनेरियोज हो गए कवर, वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बायर वाला भी हो गया, तो डेबिट क्रेडिट नोट इश्यू होंगे जिसमें आउटपुट कम हो गया या इनपुट, तो ये इधर से पढ़ना शुरू करना है, तो ये एडजस्टमेंट 180 डेज में, तो ये एडजस्टमेंट 180 डेज में कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इधर भी इनपुट भूल रहा हूं, इधर परचेज प्राइस में मसला है, तो इनपुट सिरे से ही अगर भूल गया तो ये लगा करेगी 6 महीने वाली, और अगर कभी ये उसने बताया कि इनपुट रिकॉर्ड किया था 50 था 60, तो फिर वो भूला तो नहीं, फिर वो भूला तो नहीं। वो भी एक सवाल आपको दिखा दूंगा, लेटेस्ट टाइम का सवाल ये आया था, लेटेस्ट टाइम के सवाल में जो मैंने आपको परसों कराया उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था इनपुट पता नहीं 7.9 था और 5.5 रिकॉर्ड हो गया, तो भूल ही गया था या गलत रिकॉर्ड किया था, तो बताएं, अगर सिरे से ही भूल जाए इनपुट तो अगले 6 महीने में रिकॉर्ड करें, और अगर रिकॉर्ड तो करें परचेज, बट परचेज प्राइस ऊपर या टैक्स ऊपर या नीचे हो जाए गलती से, तो फिर ये वाली। और अगली लाइन लिमिट तो नहीं है, लेकिन एक वैसी लाइन है, अगर कोई गुड्स हमने डिस्ट्रॉय कर दी हैं तो वर्किंग 1 में जाकर नई लाइन डालकर इसको लेस कर देंगे, ये बात तो आपको पता है। अच्छा, यही बातें इंग्लिश में भी हम आपको लिख के दे देंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, यही बातें इंग्लिश में भी लिख के दे देंगे। 180 डेज में अगर क्रेडिटर को पेमेंट नहीं होगी और जो भूल गए हैं इनपुट वो अगले 6 महीने में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और डेबिट क्रेडिट नोट की ये 4 रीजंस हैं, पता है ना 4 रीजन, इन 4 रीजंस की वजह से अगर आउटपुट कम हो रहा हो या इनपुट, तो एडजस्टमेंट कितने दिनों में, तो यही इंग्लिश में उर्दू में दोनों में दे देंगे, जिस बरादरी से आप लोग ताल्लुक रखते हैं उस तरह कर लीजिएगा, लेकिन डिस्ट्रॉयड वाली बात यहां उर्दू में नहीं है भाई, जो भी आपकी बरादरी है, अब हम क्या करें। अच्छा, अभी सबर, ये हम आपको ये सफ़ा भी दे देंगे ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी सेल को हमने डालना है 18% पे, कौन कौन सी सेल को डालना है और कौन सी सेल जो है सेल में डालनी ही नहीं। डिस्काउंट वाउचर, फ्री रिप्लेसमेंट और प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, इसको सेल में डालना ही नहीं, और इन सारी चीजों को सेल में डालना है, इन सारी चीजों को सेल में डालना है। डायग्राम ना देखिएगा, जहाज से कुछ और जहन में आ सकता है। सेल टू एक्सपोर्टर,
सेल टू एक्सपोर्टर, सेल टू एक्सपोर्टर तो हमारी नॉर्मल सेल है ना, सेल ऑफ गुड्स टू ईपीजी फॉर एडमिन पर्पज, सेल ऑफ गुड्स, सोप साबुन बेचा ईपीजी फॉर यूज बाय स्टाफ, सेल ऑफ गुड्स टू रिटेलर इन ईपीजी, ये सारा का सारा जो है वो हमारा 18% में ही जाना है। एक सेल है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को जो 18 में नहीं जानी, वो मैं बताता हूं, सेल ऑफ रॉ मटेरियल टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, और सेल ऑन विच नो फर्दर टैक्सेस चार्ज, कॉटेज इंडस्ट्री, अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर, गवर्नमेंट, और सेल ऑफ थर्ड, और एक जीरो रेट सेल, एक्सपोर्ट सेल, आइटम्स इन कंज्यूमेबल सप्लाइज फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट, सेल ऑफ रॉ मटेरियल टू अ, ये जीरो रेट सेल में डालना है, सेल ऑफ रॉ मटेरियल टू अ मैन्युफैक्चरर इन, इसको बस जीरो रेट सेल में डालना है, बाकी कोई चीज जीरो रेट सेल में नहीं डालनी। एग्जेम्प्ट सेल में दो चीजें हैं, एक मैंने आपको पढ़ाई नहीं हुई, गुड्स स्पेसिफाइड इन 6th शेड्यूल, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, अगर एग्जेम्प्ट चीजें एक्सपोर्ट हो जाए होली कुरान तो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, फिर वो जीरो रेट में नहीं जाएगा। अच्छा, ये पता नहीं नीचे क्या बन गया है। अच्छा आगे चलें, कौन कौन सी परचेज में डालनी है, परचेज ऑफ वायर फॉर मशीन, इसको वर्किंग 1.1 में ना डालिएगा, ये नॉर्मल परचेज में डालिएगा। परचेज ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस मटेरियल फॉर फैक्ट्री, इसको भी मशीन की परचेज में ना डालिएगा, देखने में ये मशीन की परचेज है लेकिन इसको हम कहां डालेंगे, वर्किंग 1 में, यह हम इधर लिख देंगे ताकि आपको पता चल जाए वर्किंग 1.1 में नहीं जाना। और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल्स वगैरह की परचेज, ये नॉर्मल परचेज है, बाकी परचेजेस तो आप रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, हमने वो परचेजेस डाली हैं जो अनहोनी है। और परचेज में क्या नहीं डालना, क्रेस्ट में मसला आ गया, ऑफिस में इस्तेमाल वाली चीजें एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, फैक्ट्री में इस्तेमाल वाली चीजें एक्सेप्ट मशीन, परचेज फॉर विच सप्लायर हैज नॉट डिपॉजिटेड टैक्स इन गवर्नमेंट रही है, परचेज ऑफ वायर्स केबल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस और फैक्ट्री बिल्डिंग, 50,000 से ऊपर की परचेज, और गुड्स परचेज फ्रॉम सस्पेंडेड, और इन सारी परचेजेस को आपने क्या करना है, डेड करना है। और मेन आपकी ये होगी डायग्राम कि सेल में क्या क्या डालना है। बैंक ने हमारी चीजें बेच दी, इंश्योरेंस क्लेम आ गया डिस्ट्रॉयड गुड का, ये भी सेल में डालना है। पुटिंग टू प्राइवेट यूज, बिजनेस यूज और नॉन बिजनेस यूज, सीईओ घर लेके चला गया, चीजें अपनी ही बिजनेस मीटिंग में चीजें यूज कर ली, और चीजें अपनी ही लैब में फैक्ट्री में एडमिन में यूज कर ली जो बनाई थी खुद, जो बनाई थी खुद। एक्सपोर्टर को सेल कर दी, सेल ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ताकि वो लोग अपने रोजाना के काम में ले आए, फिर क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने मैन्युफैक्चर तो नहीं करनी। यहां पे ना ईपीजी असल में एंड कंज्यूमर है, तो इसलिए ये 18% में डाल रहे हैं हम। सोप सोल्ड टू ईपीजी फॉर यूज बाय स्टाफ, ये आज के सवाल में आएगा। सेल ऑफ गुड्स टू रिटेलर, रिटेलर तो ईपीजी में रिटेलर है, फिर वो रॉ मटेरियल तो नहीं लेगा, अगर वो रॉ मटेरियल लेके मेन्यू, फिर एडवांस रिसीव फॉर सेल, गुड्स मेड अवेलेबल, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक सवाल में हमने पढ़ा था ये बात तो यही आएगी, पुटिंग टू बिजनेस यूज, परफ्यूम्स इस्तेमाल करके अपने ही वॉक इन कस्टमर्स के लिए रख लिए, तो ये तो यहां आएगा ना, वो जो लिखा पढ़ा था हमने, पुटिंग गुड्स टू सैंपल के तौर पे, एंड गुड्स सप्लाइड टू क्रेडिटर अगेंस्ट सेटलमेंट, ये भी एक दो सवालों में मेरे ख्याल से आया है। क्रेडिटर को हमने कहा था पैसे नहीं ले लो, पैसे नहीं लो, उसके बदले में चीजें ले लो, तो ये सवाल आपने कल पूछा था मेरे ख्याल से, तो आपके सवाल का जवाब मिल गया। ओके, सीधे रोल गए। अच्छा ये पेज दे देते हैं आपको। अच्छा मुझे ये बताएं, वो किधर है सवाल नंबर, चैप्टर नंबर, वो चैप्टर नंबर 23 किधर है? हाँ जी, वैसे ये पेजेस आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये चीजें पता ही हैं। हाँ अच्छा, रिवाइज करने होते हैं। इसमें हमने कॉमन चीजें तो नहीं डाली, क्योंकि जो कॉमन चीजें हैं वो तो आपको पता है, सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू, तो कॉमन चीजें तो आपको पता है। जी बताएं, क्वेश्चन नंबर 33। चलें जी, इस सवाल में भी इंशाल्लाह 80% आसान है, मार्क्स जो 10-20% हुए उस पर बहस कर लेंगे।
बहस ही तो करने आते हैं हम क्लास में। चलें, अगर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को दें जिससे वो आगे फिनिश गुड्स बनाएगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, वो सेल 0 रेट है। अगर वैसे ही उसे कोई चीज किसी और पर्पस के लिए दे दें जिससे उसने बना के आगे बेचना नहीं है बल्कि एज इट इज शायद बेचना है, तो वो तो नहीं फिर 0 रेट सेल। बता दें कौन सी सेल सिर्फ 0 रेट है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के इलाके में ऐसी चीजें बेचना जो रॉ मटेरियल के तौर पे उन्होंने यूज करके आगे उनसे मैन्युफैक्चरिंग करना है। इसमें तो वो क्लीनिंग मटेरियल के तौर पे दे रहे थे, रॉ मटेरियल के तौर पे तो नहीं दे रहे थे, क्लीनिंग मटेरियल के तौर पे दे रहे थे। ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल था, इस सवाल में क्या लाइन लिखी हुई थी? इस सवाल में लाइन लिखी हुई थी आखिर में, जो किताब के आखिरी सफे पे है, टैक्सेबल गुड्स टू अ फैक्ट्री लोकेटेड इन ईपीजी। गुड्स तो टैक्सेबल हैं फॉर इट्स एडमिन यूज। अब वो एडमिन डिपार्टमेंट में यूज करेगा या उन चीजों को फैक्ट्री में जाके मैन्युफैक्चर करके आगे फिनिश गुड्स के तौर पे बेचेगा। तो ये तो 18% वाली सेल है। किधर है? सरमाया इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पर्सनल केयर आइटम्स। पर्सनल केयर आइटम्स आप समझ गए होंगे। इट इज रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स अथॉरिटीज एज मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसए रिकॉर्ड। वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसी पैटर्न पे लेटेस्ट वाला सवाल भी आया। तो परचेज फ्रॉम रॉ मटेरियल फॉर taxable, raw material for manufacturing taxable sale, and raw material for manufacturing exempt sale। तो इनको बेहतर है वर्किंग 1 की बजाय 2.1 और 2.2 में ले जाएं और हेडिंग डालेंगे परचेज फॉर टैक्सेबल सेल और अगली हेडिंग डालेंगे परचेज फॉर एग्जेम्प्ट। इसमें खास मकसद बताया हुआ है किन के लिए लिया। वर्किंग नंबर 2, टैक्सेबल 0 रेट और एग्जेम्प्ट सेल। वर्किंग नंबर 2.1, परचेज फॉर टैक्सेबल सेल। परचेज पे साथ साथ 18% लगाते रहे जी। परचेज कितनी है रॉ मटेरियल की? इनटू डबल 6। ये काली लाल नहीं है, इसको तीनों में पोर्शन नहीं करना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्जेम्प्ट सेल। जी बताएं, परचेज टैक्सेबल में, हाँ ठीक है, 0 को भी पोर्शन कर देंगे। अगर 0 में कोई आई तो कोई नहीं, फिर बाद में जगह करके इधर पोर्शन कर देंगे। खैर खाली टैक्सेबल लिखा हुआ था, ठीक है, दोनों में आ जाएगी। जरा सवाल खोल लेने तो पता चल जाए सेल कितने किस्म की है जी। परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल इनटू 9T चाय। $800 किलो पति अच्छा आज डिटर्जेंट है, सॉरी पर्सनल केयर आइटम्स हैं। मैंने कहा शायद ईटेबल्स का सवाल है। डिटर्जेंट देखें साथ वाले के बैग में तो नहीं है। 800 किलो डिटर्जेंट परचेज फॉर 8 लाख। द रिटेल प्राइस ऑफ डिटर्जेंट इज 1200। घिसीपिटी एडजस्टमेंट।
कोई लिखा हुआ है फॉरफूर? कोई लिखा हुआ है फॉरफूर? नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा है। छोड़ें, आप लोग अपना सीए करें। जुमा पढ़ के ना ये एक्टिव हो जाता है। अच्छा, 800 किलो 1 इंटू 18% कर दें, बस छोड़ें अब जो भी है, इंटू 18% कर दें। रुपीज इन थाउजेंड में सवाल हो रहा है। भाई वाटर गन लेके आओ। ओके, गुड्स वर्थ रुपीज 3.5 लाख परचेज फ्रॉम खजाना एंटरप्राइज। गुड्स वर्थ रुपीज 3.5 लाख परचेज फ्रॉम खजाना एंटरप्राइज। किससे खरीदी है? खजाना एंटरप्राइज। खजाना। तो सेक्शन 73 में हमने पढ़ा था कि परचेज एक्सीडिंग 50,000, ये परचेज डज नॉट इंक्लूड। परचेज में ये चीजें आपने नहीं डालनी, सेक्शन 73 में पढ़ा था। फरमाइशी प्रोग्राम। अच्छा, परचेज इन कैश। मैं चेक कर रहा हूं दीवारों के 3। अच्छा, वैसे इस टाइम में आईकेप ने काम किया कि जैसे हम सेल्स टैक्स में इग्नोर करने वाली चीजों की अमाउंट लिखते हैं, तो आईकेप इनकम टैक्स में भी कभी कभी इग्नोर करने वाली चीजों की अमाउंट लिखने लग गया है। जैसे हम इग्नोर करते थे फ्रेट पेड इन कैश, तो आईकेप फ्रेट ऑफ ₹200 आगे डैश ही डाल रहा है। तो इनकम टैक्स में भी बेशक आप इग्नोर करने वाली चीजों को अंदर वाली साइड पे लिख दें, इसमें क्या मसला है? अच्छा, परचेज इन कैश ₹350 इनएडमिसिबल। मुफ्त दे नंबर पे होंगे ने सवाल अद्धे। मैं तो कहता हूँ बस सवाल का वो थोड़ा सा करके फेस बना दिया करें, फिर भी काम चल जाता होता है। मतलब अच्छा, मतलब आगे चलें। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, छोड़े परे। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੁਕਾ ਦੋ ਛੇਤੀ पर। माशाल्लाह केले में बरकत। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, परचेज फ्रॉम सहाबा के जान माल औलाद में अल्लाह ने कैसे बरकत की थी, इसके कम से कम 15-20 वाकयात तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को बता सकें बार बार कि हाँ, माल पे चलने से सहाबा के साथ अल्लाह क्या बरकतें दिखा रहे थे। फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ओके, 3850 कितना लिखे हमने? 3850। इंपोर्ट ऑफ बोतलें ऑफ शैम्पू फ्रॉम फ्रांस। रिटेल प्राइस का मतलब हुआ करेगा ये कौन से आइटम्स हैं? थर्ड शेड्यूल। तो वो तो लिख लें, रिटेल प्राइस आगे तो लिखें थर्ड शेड्यूल आइटम। थर्ड शेड्यूल आइटम। रिटेल प्राइस का मतलब क्या हुआ करेगा? कौन सा आइटम है? ये आइटम है, फिर सॉरी ये थर्ड शेड्यूल का आइटम है। ये थर्ड, नाखून और बॉल पॉइंट को नहीं खाना। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ 2000 बॉटल्स ऑफ शैम्पू फ्रॉम फ्रांस। इसके बारे में हमने आईकेप को कहा था कि भाई आप ऐसा करो, बता दिया करो ये इंपोर्ट 25% वाली है, ऐसा जुल्म ना करो बच्चों के साथ। तो उससे अगली अटेंड में एक सवाल आया जिसमें आईकेप ने बताया कि ये 25% है। लेकिन चलें, फिलहाल इस अटेंड में आईकेप ने नहीं बताया था ये 25% है, उसको बताना चाहिए था। उनसे रिक्वेस्ट कर दी हुई है, इस दफ़ा दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह। मंडे को उनको ईमेल करनी है हमने, उसमें दोबारा भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे पंगे ना लें बच्चों के साथ।
असल में ये देख लें, पेज 596 मत खोलिएगा, पेज 596। एज पर फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड टू चार्ज 25% ऑन इंपोर्ट के वक्त भी एंड सब्सिक्वेंट सेल के वक्त भी ऑफ ये वाले थर्ड शेड्यूल आइटम। अगर थर्ड शेड्यूल आइटम इंपोर्ट करके सेल कर रहे हैं तो फिर इन पे कितने परसेंट लगेगा? 25% लगेगा। तो लिखें आप पेज 596 में, पेज 596 में सेकंड लास्ट बॉक्स, ये लास्ट बॉक्स है, इसको सेकंड लास्ट बॉक्स लिखें। पेज 596 पे सेकंड लास्ट बॉक्स। जाहिर बात है अब बच्चे तो क्लास के बाद फिर आके पूछते हैं फिर ये आइटम याद करने हैं पिछला याद हो गया, आइटम याद करने हैं। अच्छा तो लिख लें, इसकी ये कौन सी परचेज है? एट द रेट ऑफ 25% लगाएंगे। परचेज टॉफी तो ने दे दी, अब बार बार मुझे तंग भी करिए। रखो जाते हुए, फिर दिल चाह रहा है कि अभी रखो ना जेब में, खा लें तो पढ़ाएं, खा लें। परचेज ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम्स बोलें। अच्छा आप लोग ये कहेंगे कि हमने पढ़ा था कि इंपोर्टेड चीजों पे कभी कभी रिटेल प्राइस पे 130% कस्टम असेस वैल्यू भी लगती है। वो जब कभी कस्टम असेस वैल्यू दी हो तो, अभी कस्टम असेस वैल्यू नहीं दी हुई इसकी। ये बात भी मुझे याद कराइएगा, कल आके रिवाइज कराऊंगा कस्टम असेस वैल्यू वाली बात। फिलहाल ये थर्ड शेड्यूल के आइटम्स है तो किसके ऊपर रेट लगाने? रिटेल प्राइस पे। रिटेल प्राइस बोलें, क्वांटिटी बोलें, क्वांटिटी बोलें, क्वांटिटी 2000। रिटेल प्राइस बोलें 9। अच्छा जरा प्राइस फाइनल भी बता दिया करें। 30 इंटू 25%, 950। चलें जी आगे। मकीन 27,50,000 की मकीन है और इट इंक्लूड्स 10% मार्कअप क्योंकि किस्तों पे खरीदी है। तो तेल तू लेतर पतरते लिखे 2750 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा वैसे जो किस्तों पे चीज खरीदी होती है ना, डाउन पेमेंट हो गई इतनी और बकाया पैसे 24 महीनों के अंदर पे होने आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब है कि जरा टाइम ऑफ सप्लाई की भी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। टाइम ऑफ सप्लाई की भी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। वैल्यू ऑफ सप्लाई पता क्या होती है? जिन चीजों के हायर परचेज एग्रीमेंट पे हों उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? पेज नंबर 592 पे हमने पढ़ा था, इफ सेल इज मेड टू जनरल पब्लिक ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो हायर परचेज एग्रीमेंट का मतलब लिखें इंस्टॉलमेंट बेसिस, यहां भी लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट। अगर चीजें इंस्टॉलमेंट पे ली तो माय डियर बोलें इनकी अल्लाह आपका भला करे। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर उसने तो लिखा हुआ इंक्लूडिंग सरचार्ज। उसने लिखा हुआ है अगर उसमें सरचार्ज शामिल हो तो लेनी ओपन मार्केट प्राइस ही है, इधर तो नहीं लिखा हुआ इंक्लूडिंग सरचार्ज। वो तो उधर बताया हुआ है उसने कि जो इंस्टॉलमेंट पे चीजें होती हैं उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन आपने इंटरेस्ट इग्नोर करना है। आपने क्या लेना है? तो अगर के पेपर में जवाब आया तो दो जवाब देके आएंगे थ्योरी में। पहला जवाब देके आएंगे इट इज अ सप्लाई विच इज मेड टू जनरल पब्लिक ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस एंड इट इंक्लूड्स सरचार्ज। However, as per the definition of value of supply, its value of supply will be the open market price. और अब इसका टाइम देखना पड़ेगा, इसको 24 महीनों में आहिस्ता आहिस्ता मशीन को रिकॉर्ड करना है या फौरन ही रिकॉर्ड कर लेना है। टाइम ऑफ सप्लाई देखें, और टाइम की गल होती है, जिस लोगों ने जो टाइम को कीमती बना गया वो बना गया।
कल मुझे याद कराइएगा, बल्कि मंडे को टाइम के बारे में इंशाल्लाह हम कुछ मुहावरे आपको बताएंगे। अच्छा, पेज नंबर 591। It is a sale under a hire purchase agreement. So the time is the time at which the agreement is entered into. तो बस एक्विजिशन ऑफ मशीन, बस अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, फिर एग्रीमेंट इसी महीने हुआ है। थोड़े से पैसे अभी आ गए हैं, थोड़े से पैसे बाद में आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ओपन मार्केट प्राइस को वीओएस में लेके जाने, इस डाउन पेमेंट को तो इग्नोर करेंगे क्योंकि डाउन पेमेंट इस प्राइस में तो पड़ी होगी। तो 2750 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इन द एंड 18% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन ये मशीनी है, मशीन नाम जो भी है, इसको नीचे ले जाएंगे। बाकी फॉर नजर नहीं आ रहा यहां कुछ तुम्हें? मुझे working on purchase of machine. G my dear, 2750 divided by 100 multiplied by into 18%, बस into 18% डायरेक्ट ही कर दें। चो ने चोची को हाँ, तो कोई दूसरा टैक्स तो कैरी फॉरवर्ड होता नहीं ना। अच्छा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अनलेस जब तक ना लिखा हो तब तक रॉ मटेरियल वगैरह का ही होगा। चलें, रजिस्टर अपना अपना। पॉइंट नंबर 5, सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन। सेल टू, अच्छा इंक्लूड नहीं लिखा हुआ क्योंकि ऊपर डब्बा नहीं पड़ा हुआ। श्वा के ऊपर डब्बा होता था, वो डब्बा नहीं है आज। मतलब ऐसे नहीं लिखा होगा कि परचेज फ्रॉम सप्लायर इंक्लूड, उत्ते जाके फिर लबो कितने इंक्लूड। तो आप बस चल रहे प्रोग्राम साथ साथ। केड़े चाचू का मैसेज आया वॉइस नोट? अच्छा सॉरी, सेल टू चाची, सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन। चलें, अब लफ्ज तो अजीब सा है, चलें खैर है। सोप वैल्यूड एट 2,43,000 सोल्ड टू अ फैक्ट्री इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ताकि वो उससे सोपे बनाएं, यानी उनको सोपियां बेच दी हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, वो उससे सोपे बना के बाहर के मुल्क में सोपे बेचेंगे उनके इस्तेमाल के लिए। असल में यहां ईपीजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लोग एंड कंज्यूमर हैं। असल में आप लिख सकते हैं, ये जो ईपीजी इदारा है ये एंड कंज्यूमर है। इसने क्या करना है, सोप को आगे बेचने या सोप को अपने बूथे पे लाना है, टॉयलेट में जाके लगाना है बूथे पे। तो बेसिकली इसका ताल्लुक एक्सपोर्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक है एंड कंज्यूमर। ये एंड कंज्यूमर है, इन्होंने सोप को इस्तेमाल करके फिर बस खत्म हो जाना, वरना वक्त के साथ साथ खुरता चला जाएगा सब। तो ये तो एंड कंज्यूमर है। इसी तरह एक और सवाल में हमने पढ़ा था, पास्ट पेपर जो लेटेस्ट टाइम का सवाल आया कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को क्लीनिंग मटेरियल वगैरह हमने दिया है, तो वो उन्होंने क्लीनिंग मटेरियल को इस्तेमाल करके फिर फेंक देना है, वो तो एंड कंज्यूमर है। तो बेसिकली ये एंड कंज्यूमर है। लेकिन सिर्फ इनको अगर आप रॉ मटेरियल दे दें तो फिर ये एंड कंज्यूमर नहीं है, फिर तो आगे इन्होंने इसको। लेकिन सिर्फ एक चीज, अगर उनको रॉ मटेरियल दें आगे, अगर उनको कोई फिनिश गुड बेचें तो वो भी आपकी जीरो रेट सेल नहीं है। आप बताएं ये जीरो रेट सेल है या नॉर्मल सेल है? 18% डालें। नहीं, परचेज की वर्किंग खुली हुई है, मतलब ये नहीं कि इधर डाल दें, सेल है ना, वर्किंग खुली हुई है उधर डाल दें, मतलब सही चचा ने चची को। वर्किंग 3 टैक्सेबल सेल, काली अगे टोए से, इसका मतलब ये कि शी वाज इन हरी एंड एवरीवेयर देयर वर टोए। शी वाज नॉट ब्लैक, शी वाज इन हरी, काली अगे टोए।
कदी कदी टोया की भी काली आ जाती। अच्छा, सेल टू सेल ऑफ सोप टू EPZ 243। सही है यार, अद्धे थे नंबर आ गए होंगे 10। चल अगला सवाल करिए। नहीं, अद्धे नंबर इस तरह नहीं आते, फेस भी बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे आप रोक दें सवाल तो फेस बना दें, 10 नंबर तो यहां तक पूरे हो जाएंगे। 500 किट्स ऑफ शेविंग क्रीम supplied for consumption on board on a jahaz proceeding to our destination near to Karachi. Far away from Karachi. That is far away from Karachi. That is New York. It is not Old York. So there is a, and New York nowadays is outside, and the shaving cream will be used in during the flight. So these are consumables. These are लिख दिया बस, these are consumables. So this is a zero rate sale. These kits were purchased on credit from a distributor for 4.5 lakh on 1 February 2024 and the retail price of each kit is 1200. ठीक है, तुमने खरीदी होंगी 1 फरवरी को, हमारे महीने तो बिक रही है ना, तो हमें सेल बुक करने दो, चाहे 10 साल पहले तुमने खरीदी हो। डेट ऑफ परचेज को भी इग्नोर करें, अभी तो मुझे सेल कैलकुलेट करवा के देना। अब मुझे बताएं, मैंने बेची कितने की जहाज वाले को? नहीं बताया हुआ। एक्सीलेंट है, रिटेल प्राइस पे डालना है। वो तो मुझे आप बता रहे हैं, ये नहीं कि आप मुझे बता रहे हैं कि ये करना है। नहीं, मतलब आप अपना बता रहे हैं। सॉरी। तो 500 किट्स ऑफ शेविंग क्रीम सप्लाइड ऑन एन एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू, ये थर्ड, जब रिटेल प्राइस के लफ्ज आ गया तो ये थर्ड शेड्यूल का आइटम है। अब प्लीज लिखें, सेल प्राइस मिसिंग है। अगर गिवन भी होती तो इग्नोर करते। वो परचेज प्राइस है 4.5 लाख, वो परचेज प्राइस है, सेल प्राइस मिसिंग है। लेकिन हमें क्या टेंशन है? हमें तो कोई टेंशन नहीं। आइटम्स कौन से हैं? तो थर्ड शेड्यूल के आइटम्स को किस पे डालना है? बस सेल में डालना है इसको। पप्पू जीरो रेट सेल में डालना पड़ेगा, वर्किंग 3 में नहीं डालना पड़ेगा। ओके पप्पू, जीरो रेट, साथ लगो कहीं, पप्पू जीरो रेट सेल में डालना पड़ेगा। मेरा पप्पू आगे बैठा हुआ है, जा फिर उसके पास, अपने पप्पू के पास। ये तो नहीं है तेरा पप्पू। तो पप्पू इधर चेंज होते रहते हैं रोजाना। अच्छा, अब माय डियर, ये ना सवाल, अब ये बात मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुने। ये मैंने पिछली दफा भी कराया था, इसमें एक और भी जीरो रेट सेल है। ये सवाल मैंने पिछली दफा भी करवाया था, इसमें एक और भी जीरो रेट सेल है। तो इसलिए जीरो रेट सेल यहां ना लिखें, थोड़ी सी अंदर करके निकाल लें। लेकिन पेपर में तो पता चल जाया करेगा कि जीरो रेट सेल एक से ज्यादा है, क्योंकि रीडिंग टाइम में हमने जो है वो मरुंडे खाने हैं उधर। रीडिंग टाइम में हमें पता चल जाएगा। रीडिंग टाइम में एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यू तो 3 मिनट की मार होते हैं। अच्छा, जीरो रेट सेल सर, कभी आप पेपर देने जाएं तो आपको पता चले उधर कैसे एक एक लम्हा हमारा गुजर रहा होता है। अच्छा, हम बैठे हुए थे नहर वाले पुल पे, मैं और सर आसिफ और आइके, हमने कहा चलो मौजा करो, सी हो गए। अच्छा, तो 500 इंटू, बोले इंटू 1200, डेट विल बी माई वर्किंग 3 वाली सेल या जीरो रेट सेल? जीरो रेट सेल भी पेपर में 2-3 हो तो वर्किंग खोल लीजिएगा, मैं इधर ही वर्किंग कर रहा हूं। अच्छा, आगे चलें जी। पेमेंट फॉर द किट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया बीच में? सेल में तो डाल दिया हमने, सेल टू रजिस्टर परसेंट इंक्लूड, सेल में तो डाल दिया इसको, लेकिन वो कह रहे हैं इनकी पेमेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है। पेमेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट अभी कुछ नहीं।
अगर क्रेडिटर तो 180 डेज में पेमेंट नहीं की तो, और 180 डे हमारे न्यूमेरिकल के मंथ में पूरा हो तो वर्किंग वन में नई लाइन डालकर इसको, क्या ये क्रेडिटर है? क्यों? इसलिए कि जब फरवरी से पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। ओ पुत्र, अगर मैंने किसी से यकम फरवरी को चीजें खरीदी हैं और सवाल तय है कि अभी तक पेमेंट नहीं की, तो ये क्रेडिटर नहीं तो मेरा चाचू है। ये मतलब ये क्रेडिटर नहीं तो कोई चाचू है। ये मतलब क्रेडिटर ही है ना। स्टिल आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? बॉल पॉइंट मुंह से दूर रख के, स्टिल आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? वो जहां तक जाती है तो फिर अंदर में तो टाइम नहीं लगता उसको। तो बोले अब 180 दिन दिले तल तो लेतर बतरे यकम फरवरी को ना डालिएगा बीच में। अच्छा, 2024 लीप का साल है, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरी तरफ से 2020, 24 और अंगूठा मुंह से निकाल के 28, ये लीप के साल है। कैलकुलेटर पकड़े, 29 माइनस 1 लिखें 28, सुभान अल्लाह। आगे चलें, मार्च के डालें 31। वो लोग दीवाने जिन्होंने कैलकुलेटर नहीं पकड़ा हुआ, उनके पांव पे पांव मारें। चलें, आ जाए, वापस आ जाए, प्यार से मारना होता है। लड़ाई नहीं। 28 माइनस 1, 29 माइनस 1, 28 दिन फरवरी के। आगे चलें, मार्च के डालें 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के, वैसे इज इक्वल टू तो आए 150। कोई डर नहीं होता। चलें आगे, जुलाई के नहीं, जो है वो बताएं। 31 चपेड़ मारो, 31 कहां से हो गया? 31 मुझे देख लें चपेड़ मारनी है नहीं मारनी है। अच्छा, फरवरी से किन्ने पाए तुसी? नहीं, वो तो जुलाई के दिन मुझे पता है 31 होते हैं। मैं देखना चाह रहा हूं मेरे 180 पूरे हो रहे हैं या नहीं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 30 जुलाई। मुझे पता है जुलाई में 31 दिन होते हैं। मैं पूछ रहा हूं 180वां दिन का पूरा हुआ है, 180th डे। ये हमारे महीने के न्यूमेरिकल में नहीं पूरे हुए। मेरी है ना, तो कॉन्सेप्ट समझ, फिक्र हो रही है। एल है फड़ फिक्र, एल है और ढक्कन भी चाहिए। ढक्कन लो, इस मार्कर का ले लो, ये लो, ले लो। अच्छा, अब मुझे बताएं हमारा 180th डे किस दिन पूरा हुआ? पिछले महीने। इसमें आप दो अजम्पशंस ली जा सकती हैं। एक आप अजम्पशन ये लेंगे कि पिछले महीने के न्यूमेरिकल में रिवर्स हो गया है। आईकेप ने ये अजम्पशन ली थी कि पिछले महीने रिवर्स नहीं हुआ बल्कि हमारे महीने करेंगे। लेकिन जब आईकेप को हमने ईमेल की तो आईकेप ने कहा ठीक है, 180 डे पिछले साल पिछले महीने पूरे हो गए थे, इसलिए हमने अपने सोल्यूशन में कुछ और किया हुआ है, लेकिन बच्चों को ये बात भी बता दें, कोई मसला नहीं। इसलिए तसल्ली से लिख लें 180th डे 30 जुलाई को पूरा हुआ है, इसलिए लिखें 180th डे 30 जुलाई को पूरा हुआ है। क्रेडिटर को कितने दिनों में पेमेंट होनी चाहिए? 180 डेज में। स्टिल आउटस्टैंडिंग 180th डे 30 जुलाई को पूरा हुआ है, इसलिए पिछले महीने यानी जुलाई में, पिछला महीने बनता है ना, हम तो अगस्त में खड़े हैं, इसलिए पिछले महीने यानी जुलाई में वर्किंग वन में, पिछले महीने यानी जुलाई में वर्किंग वन में ये अलग लाइन डाल के लेस हो गया होगा। वर्किंग वन में ये
अलग लाइन डाल के लेस हो गया होगा। अब अगस्त के न्यूमेरिकल में इसे इग्नोर करें। जैसे घर वाले हमें तो अल्लाह का शुक्र नहीं करते भाई ना, तो मैंने कुछ और बोलना था, आप खुद ही जो हो रहा होता है बता देते हैं। तो इसलिए इसे क्या करें। अच्छा, हमने क्लास में ना 2 सवाल किए थे, 2 सवाल, एक लेटेस्ट टाइम वाला सवाल है और एक और सवाल था। उन दोनों में जाके देखिएगा 180th डे हमारे मंथ में पूरा हो रहा था। इधर 180th डे कब पूरा हो रहा है? ओके, लेस अनपेड क्रेडिटर ऑलरेडी रिवर्स्ड, ये ऑलरेडी रिवर्स हो चुके हैं माय डियर। कब रिवर्स हुए हैं? ये ऑलरेडी रिवर्स हो चुके हैं। कब रिवर्स हुए हैं? पिछले महीने। बस ठीक है, नो टेंशन, फिक्र ना फाका, कोई टेंशन नहीं, बस रिलैक्स। ओके, सो एडजस्टमेंट तो चल रही थी सेल की, बीच में उसने परचेज भी डाल दी। हाँ जी, आगे चलें। गुड्स वैल्यूड एट 3,25,000 सप्लाइड टू अ क्रेडिटर अगेंस्ट फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 3.5 लाख। तो ये हमने आज पढ़ा है, आपको हमने पढ़ाया है। एक हमारी डायग्राम है सेल की, एक हमारी डायग्राम है परचेज की। सेल में ये वर्किंग वन क्यों डालना है? ये वर्किंग वन तो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो फिर वहां क्यों डालना है डायग्राम में हमने वर्किंग वन? अच्छा, क्या था? गुड्स सप्लाइड टू क्रेडिटर एज सेटलमेंट, क्रेडिटर को पेमेंट सप्लाई कर दी एज सेटलमेंट। थोड़े परफ्यूम, अच्छा मुंह ते बांध। तो अच्छा, गुड्स सप्लाइड टू क्रेडिटर एज सेटलमेंट, इसका क्या करना है? इसको सेल में डालना है एज अ नॉर्मल सेल। 18% डालें जी। नहीं, 3.5 लाख तो उधार था ना, उधार को छोड़ें, चीजों की प्राइस बताएं ना, तो चीजों की प्राइस देखनी है। सप्लाई टू क्रेडिटर 325, ये नहीं देखना उधार कितने हैं, ये देखना है माय डियर चीजें कितने वाली बेची हैं। उधार देखना है कितने, या चीजें देखनी है कौन सी वाली हैं। और चलते चलते घिसी पिटी एडजस्टमेंट आ गई, जल्दी से कर लें। घिसी पिटी एडजस्टमेंट जल्दी से करें। घिसी पिटी को पता नहीं अंग्रेज क्या कहते हैं। क्लीशे, क्लीशे एडजस्टमेंट आ गई माय डियर। मुझे नहीं पता के है सी है। क्लीशे गुड्स, बताएं जल्दी से क्या करना है, बस जल्दी से बता दें कितनी अमाउंट पे डालनी है सेल। गुड्स वैल्यूड एट 7931 सोल्ड टू असासा एंड कंपनी, अ रजिस्टर्ड रिटेलर। 18% पे डालेंगे ना, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है? ऑन 12 अगस्त 2024 चीजें बिक गई, सोल्ड। 90% वर डिलीवर्ड टू एसी ड्यूरिंग द मंथ, तो ये तो बिक गई, ये तो सेल में जानी चाहिए। बाकी 10% डिलीवर होनी है सितंबर में, क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे पास और रखने की जगह, कहते हैं रात सोने की जगह नहीं मेरे गोदाम में मेरे लिए, तो चीजें रखने की जगह कहां से होगी? एज पर द एग्रीमेंट पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पेमेंट होगी। ये इस बात को भी जरा छोड़ें भाई, ये 10% मेड अवेलेबल है और 90% डिलीवर्ड है, तो बस फिर सारी सेल में डाल दें, सारी सेल में डाल दें। वो तो पागल बनाने के लिए उसने 90-10 दिया था। बताएं कितनी डिलीवर्ड हैं? ऐसे ना देखा करें ना, प्यार से देखा करें। 90% ऑफ गुड्स वर डिलीवर्ड, ये तो सेल हो गई, एंड 10% टू बी डिलीवर्ड इन। वजह बताएं, वजह क्यों नहीं वो लेके जा रहा? तो फिर हमारी तरफ से कोई मसला है या उसकी स्पेस नहीं है? तो सानू की
तो नॉर्मल तरीके से उस पकड़े 7931। नहीं सर खाली ये उठाते हुए मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि बहुत कुछ नीचे भी लिखा हुआ है, तो ये खाली लेके जाएं तो ऐसे दिल सा ना अजीब अजीब सा हो रहा था पेपर में। लिख तो मैं यही आया था क्योंकि मुझे लगा था बाकी मेड अवेलेबल हैं, तो सप्लाई जो। हाँ जी पुत्र, हुण तू दस तू क्यों 90% लाया सी? इसके पास सामान शॉर्ट नहीं हुआ, डिलीवरी के मसला है। जिसके पास जगह थी उसके पास जगह शॉर्ट हो गई है। हाँ जी, परचेज में भी इसी तरह करते हैं। सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंक्लूड क्यों नहीं लिखा हुआ? इंक्लूड क्यों नहीं लिखा हुआ? क्या वो ऊपर डब्बा नहीं है? ये देखें ऊपर डब्बा, ये देखें, हो किसी और का डब्बा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 500 बॉटल्स ऑफ, ये ना मेरा मशवरा है कि थोड़ा सा, अब ये मसला शुरू हो गया है, ये सरमाया वाले सवाल में ये मसला आया है और लेटेस्ट एंड में ये आया है कि अगर ऊपर कोई चीज परचेज की है और बाद में नीचे जाके वही सेल हो रही है, डिटर्जेंट की परचेज की भी है लेकिन कहीं सेल नीचे नहीं आई, तो बाकी नॉर्मल सेल में कहीं पड़ी होगी, हमें उससे क्या। सिमिलरली बॉटल्स ऑफ शैम्पू की परचेज आ रही है, उस 2000 में से लेटेस्ट अटेम्प्ट में उनको आईकेप हमने समझाया था ये पंगे ना लिया करो, तो लेटेस्ट एंड में वो अबव मेंशन लिखने लग गया है। उसको पता चल गया कि ये उस लेवल पे कैफ में टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसने 2 जगह ऊपर वाली चीजों से लिंक किया है और डाला है अबव मेंशन्ड, और इधर उसने नहीं बताया अबव मेंशन्ड, लेकिन 500 बॉटल्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू, टोटल बॉटल्स कितनी है? 2000। तो जब तक हम ये सवाल कराते होते थे पिछली अटेम्प्ट तक, तो डरते डरते बच्चों को कहते होते थे ऊपर जाके देखा करो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस अटेम्प्ट से आईकेएफ ने साबित कर दिया कि मैं तंग नहीं करता, मैं बताता हूं अबव मेंशन, तंग करना हुआ तो अगली दफा। अच्छा तो सर जी ना करें, ओ पुत्र 90 वाला पास नहीं हो, तो मसला सिर्फ ये हो रहा है कि अब 90 से लोगों के नंबर 85 और 80 आने लग गए हैं, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। 50 वालों को छोड़ो। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड 500 बोटल्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू सोल्ड टू अ होलसेलर, तो इसको अनरजिस्टर्ड सेल में डाल दें। अनरजिस्टर्ड में डालेंगे, रजिस्टर्ड में डालेंगे, अनरजिस्टर्ड में डालेंगे, रजिस्टर्ड में डालेंगे। हाय हाय हाय, सेल ऑन विच सेल ऑफ, इन पे फर्दर टैक्स। और ये भी धोखा है, जिंदगी में धोखा नहीं खाना, रिटेल प्राइस उठाना, जिंदगी में धोखा ना खाना, रिटेल प्राइस उठाना। ये साथ वाले का हाथ पकड़ के उसको बताएं, ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते। जिंदगी में धोखा ना खाना, थर्ड शेड्यूल में रिटेल प्राइस उठाना। लेकिन माय ब्रो मुझे डर है तुमने सेल प्राइस उठा लेनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट and you are doing practice in this. अजीब बच्चे हैं। Okay. Sale to unregistered wholesaler, but third schedule item. Sale of third schedule item इधर ही डालिएगा जी। इसका 25% इंशाल्लाह फेस पे लगाएंगे, मुंह पे रख के लगाएंगे, हाँ अलग से, वो फेस पे इंशाल्लाह आज लगाएंगे। नहीं इधर तो 18 और 25 चक्कर ही नहीं होता, इधर तो सिर्फ वीओएस आती है, इधर तो मैं बता दूंगा फिर। अभी तो रिटेल प्राइस मुझे सिर्फ लिखवाएं, रिटेल प्राइसेस सारी पड़ी में एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, सवाल में लिखा हुआ सारी फिगर्स हैं एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स।
लिखा हुआ है, सारी फिगर्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स 100 पे पड़ी हुई है सारी। तो रिटेल प्राइस 100 पे पड़ी हुई है, 118 125 का कोई चक्कर नहीं है। ये सेल 100 पे पड़ी होती है, 118 पे नहीं, ये फिगर्स पड़ी होती है, याद रखिएगा। अगर अभी भी आप लोग समझ रहे हैं ये 118 पे पड़ी नहीं है तो ये 100 पे पड़ी होती हैं, इसीलिए तो इन पे 18 लगाते हैं टोटल करके, मतलब इसीलिए तो इनको टोटल करके इस पे 18 लगाते हैं, क्योंकि ये किस पे पड़ी होती हैं, 100। सेल टू अनरजिस्टर्ड 500 इंटू, भाई तुम्हें क्या हो गया है, 8 लाख इधर लिखा हुआ था और तुम जाके ऊपर ये उठा रहे हो। बेटा तुम अपना काम करो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जरब 1900, 500 जरब 1900, 500 जरब 19। जी तो वेट कर लें, इंशाल्लाह वर्किंग टू में आपके सामने लेके आएंगे और डेस्टिव वो फिर करेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे इसको कैसे करें। वेट करें आप लोग, बिल्कुल वेट मशीन तैयार रखें अपने। किसी ने याद रखने के लिए लिखना है तो लिख लें, ये 25% वाली हैं, वो लिखने तो लिख लें, क्योंकि इनकी परचेज भी 25, सेल भी 25 में। पहला रेट रूट की टेंशन नहीं, रेट सेट कर लेंगे। अभी एडजस्टमेंट्स को पोस्ट करें। परेशान कौन बच्चा होता है जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स पे बस फोकस ना करें, सादा सादा नंबर लें। जो चीज मैंने फोकस करानी है मैं पे खुद कराता हूं। आगे बढ़ें। और बच्चों वाले नंबर सेल टू, और इसको यहां भी शो करना है, फेस पे डैश डाल के भी शो करते होते हैं। सेल टू एंड कंज्यूमर बोले 5, ये फिगर कितनी, 950। चले चाची एक्सपोर्ट्स कंप्राइज्ड, सिर्फ एक्सपोर्ट ही हैं। ये क्या चक्कर है, कहते एक्सपोर्ट मैंने कोई नहीं की इस साल इसके अलावा, तो ये भी तो एक्सपोर्ट थी। ये जीरो रेट सेल थी। ये कौन सी सेल थी, जीरो रेट सेल में आगे बहुत सी सेल्स हैं। ये कौन सी सेल है, जीरो रेट सेल में कौन कौन सी आती हैं, एक्सपोर्ट, 5th शेड्यूल के आइटम्स फॉर कंजम्पशन अबोर्ड और कन्वेंस प्रोसीडिंग टू डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। सैलाब जलजला आ जाए, पाकिस्तान में चीजें बेच रहे हो, तो क्या एक्सपोर्ट सेल एक बड़ा लफ्ज है या जीरो रेट सेल एक बड़ा लफ्ज है? इसलिए इधर हम एक्सपोर्ट सेल नहीं लिख रहे पहले दिन से, जीरो रेट सेल लिख रहे हैं। तो जीरो रेट सेल में ये सेल डाल दी हुई है, लेकिन ये सेल क्या है, फॉर अ डेस्टिनेशन प्रोसीड आउटसाइड पाकिस्तान। ये वो वाली सेल है, वो जीरो रेट है। और एक्सपोर्ट कहते हैं मैंने एक ही किया इस साल, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। जीरो रेट तो तुमने 2 किए ना, एक्सपोर्ट सेल कहते हैं मैंने एक ही किया इस साल, लेकिन जीरो रेट सेल तो 2 की है ना, एक अभी हम डाल के आगे में। वो समझ आई बात की? अच्छा, एक्सपोर्ट कंप्राइज 1500 बोतल्स ऑफ शैम्पू। ये धोखा है, ये धोखा है, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले देखा है इंपोर्टेड शैम्पू थर्ड क्लास नहीं बोलना था, इंपोर्टेड शैम्पू, ये जिंदगी में कभी लफ्ज ना बोलिएगा। अच्छा, इंपोर्टेड शैम्पू 3rd शेड्यूल के आइटम्स हैं। इंपोर्टेड शैम्पू किसके हैं, तो 3rd शेड्यूल के आइटम्स को सेल प्राइस पे डालें या रिटेल प्राइस। ये धोखा है, इसको घर जाके खा लीजिएगा। ये धोखा है, कम से कम हमारे कॉलेज की प्रेमिसेस में ये ना खाएं आप, ये धोखा है। शैम्पू थोड़ी देर पहले, आजकल आईकेप क्या डाल रहा है, अबव मेंशन्ड शैम्पू, लेकिन 500 2000 में से 500 इधर बेचे, 1500 इधर बेच दिए। इसको बताएं कहां डालूं, वर्किंग 3 में डालूं या जीरो रेट सेल में? 1500 जरब, ओ बता दें ना, 1500 जरब 1900। ये परचेज प्राइस भी इग्नोर की थी इसकी, ये भी धोखा है। क्या क्या बताऊं आपको अब मैं, इनकी परचेज प्राइस भी इग्नोर की थी, क्योंकि ये कौन सी चीजें हैं, 3rd शेड्यूल की। ओके गाइस, चलें, हर गाय इधर आए। जीरो रेट सेल, जोमा
डन, चलें आगे। वेरी क्या? हाँ 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 हाँ, उसको मैं देखता हूँ। अभी मुझे एडजस्टमेंट्स पूरी कर लेना था, वो कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ओए ना यार, ये चाचे के घर भाई ना करे ना, और ऐसे लोगों के साथ बैठा ही ना करो जो करें तांग। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा छोड़ के आता हूं। और भाई इधर नंबर होते हैं आसान से, आबिजल का बिल इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 54 वाज पेड इन कैश, कोई मसला नहीं, बिजली के बिल कैश में पे कर दें। और हमने आज आपको बताया कि बिजली के बिल परचेज में वर्किंग वन में लेके जाएं, कोई मसला नहीं। ये जो आप लोग मैसेज करते हैं आग लगी हुई है, ये गैस लगी हुई है। बिजल का बिल इनपुट, इसमें 18% लगा के ना चेक कीजिएगा, एज इट इज उठा लें 54। Try to be in class. ओ, जनवरी में मैंने चीजें खरीदी थी वर्थ ₹455। द इनपुट को बढ़ाना या कम करने या टोटली ओमिट हो गया है? अगर टोटली ओमिट हो दिया ना दाइस, तो फिर आपने ये वाला रूल लगाना है, अगर इनपुट किसी मंथ में रिकॉर्ड करना भूल गए तो अगले, और अगर इनपुट ज्यादा या कम रिकॉर्ड हो गया गलती से, फिर डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट। बताएं जी, बोला हुआ इनपुट जनवरी का अगर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक भी याद आ जाता तो मेहरबान, 1 महीना लेट हो गया है, अब बाहर ही रहो, अब हमारे दरवाजे नहीं खुले तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सुबह का भूला शाम को नहीं आया, अगले दिन सुबह आया तो चित्तर पाओ, इसको ना आने दें। इन जनवरी (2024) ऐसे परचेज टैक्सेबल गुड्स वर्थ ₹455, द इनपुट ऑफ 81.9 was गलती से लेफ्ट अनक्लेम्ड, तो बस इनपुट ऑफ जनवरी already lapsed या could have been deducted by July, आगे रुपीज भी लिखते हैं, आगे रुपीज भी लिखते हैं। अब दिस परचेज 2000 में से 1500, जो ये कुछ और है, ये शेविंग क्रीम्स थी, इनको छोड़ें, ये शेविंग क्रीम्स थी, इनको छोड़ें। दिस परचेज ऑफ 2000 शैम्पू इज फॉर दिस सेल एंड बाकी 500 परचेज इज फॉर दिस सेल। दिस परचेज इज थोड़ी सी फॉर दिस सेल एंड दिस परचेज इज फॉर थोड़ी सी फॉर, लेकिन उस परचेज के वक्त नहीं लिखा हुआ था फॉर, तो पास पेपर के सवाल में भी यही हुआ था, उस परचेज के वक्त नहीं लिखा हुआ था फॉर। जब परचेज के वक्त फॉर नहीं लिखा हुआ और आगे जाके बता दे कि दिस पर इज फॉर कौन कौन सी सेल, बताएं जल्दी। दिस परचेज इज फॉर 0 रेट सेल एंड दिस परचेज इज फॉर, तो पास पेपर के सवाल में जो काम किया था लेटेस्ट अटेम्प्ट के, वो इधर भी करें। इसको यहां से क्या कर दें, काट दें, यहां से काट दें,
और इधर ले आए वर्किंग नंबर 2.3। अब आप हजरात ने मुझे तसल्ली से याद कराने, कल भी पास्ट पेपर का वो वाला सवाल खोल के आपको मैं दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा आई कैप पंगे लेने लग गया है। किसी चीज को ऊपर खरीदता है और नीचे जाके बता देते कि बेचा, फिर हमें पता चलता है कि खरीदा क्यों था, फिर बाद में जाके हमें पता चलता है कि खरीदा। तो ये वाले पंगे उसने लेने शुरू कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है हम तो पंगों के बगैर ही 80% मार्क्स ले आते हैं, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। 80 केड़ा गोल्ड मेडल। अच्छा, तो वर्किंग 2.3 डन। चलो पहले ना इसको एज इट इज बुलाएं, परचेज ऑफ शैम्पू, पहले एज इट इज बुलाएं, सारा बुलाएं। 2000 इंटू 1900 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू। अब 950 को अलग अलग करें, मेरे ख्याल से यूनिट्स की बेस पे कर लें। आपने दोनों की सेल की बेस पे करना है, दोनों की सेल की बेस पे कर लें। वैसे असूली तौर पे दोनों की सेल की बेस पे होना चाहिए, दोनों की सेल की बेस पे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए जरा देख के बताएं। एक ये सेल है, मैंने फिगर नहीं निकाली भी, वैसे इस सेल की फिगर कोई निकाले जरा। एग्जाम्प्ट सेल तो आज है ही नहीं, वैसे एग्जाम्प्ट सेल तो आज है ही नहीं। तो ये कितनी थी? 500 ज़रब 1200 क्या था? इस तरह कर लें, ऐसे बड़ा सा बना के ना, 600 प्लस 2850। अब 950 की परचेज इनपुट इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा इस सेल में और थोड़ा सा इस सेल में। इज इट सो? तो या तो इसको आप कर लें 950 2850 की बेस पे तकसीम। वैसे मेरे ख्याल से सब ही रिटेल प्राइस पे पड़ा हुआ है, तो क्वांटिटीज की बेस पे भी तकसीम हो सकता है। लेकिन अगर आपने करना है तो फिर उस तरह कर लें, उस तरह कर लें। 950 डिवाइडेड बाय, बोले 950 डिवाइडेड बाय 2850 और वो 950 सेल प्राइस है, इत्तफाकन इनपुट के बराबर आ गई है, उस पर ना जाएं। मैं सेल प्राइस उठा रहा हूं, ये इनपुट है, इनपुट को सेल की बेस पे अलग अलग करें। ज़रब 2850 इज इक्वल टू 71। बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, या फिर बोले 950 ज़रब, हिम्मत जल्दी, 950 ज़रब 28 प्लस वो इत्तफाकन इसके बराबर आ गया, सॉरी 950 और ऊपर 950। यानी मतलब मैंने ऐसे किया ना, 950 इधर लिखे और 950 इधर लिखे और उनको तकसीम कर दी, इसी तरह किया ना। और नहीं समझ आ रही? 950 से एरो खींचने का मतलब क्या होता है? 950 ज़रब ये डिवाइडेड बाय ये, और 950 डिवाइडेड बाय ये ज़रब जी, बताएं 237। अच्छा जी, क्वांटिटी से चल लें। 950 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1500। कैलकुलेटर पकड़ें, 950 डिवाइडेड बाय 2000 शैम्पू मल्टीप्लाइड बाय 1500, 713। 950 डिवाइडेड बाय 500 किधर से, डिवाइड बाय 2000 शैम्पू मल्टीप्लाइड बाय 500 शैम्पू, 237। हाइलाइटर से वो सेल हाईलाइट करें जिनकी बेस पे पोर्शन करना है। 2850 और 950। सर ये सेल को बीच में से पकड़ के जो आप ला रहे हैं ना, वो मुझे आज नया लग रहा है। हाँ ठीक है। और सर इसके भी आप बीच में से पकड़ के सेल को ला रहे हैं, मजा आ गया। यानी ऐसे भी बीच, आप तो पता है क्या करते होते थे? आप ये वाली उठाते थे, ये वाली उठाते थे, वो मुझे मजा आता था। लेकिन ये जो आज आपने किया है ना,
इधर से अन्नू खड़ा है और इधर से इसको पकड़ा है। सर इससे बेहतर है मतलब शैम्पू यूज ना करे। मेरी तौबा, इंपोर्टेड शैम्पू। ओके, सो इट्स बेटर कि जो जो सेल पड़ी हुई है वो उठा लें। अब अगर आई कैप थोड़ा सा इस तरह हो रहा है तो फिर हमें भी होने दें, फिर अगर तू खेल रहा है तो फिर हम भी खेलेंगे। ओके डन। अब एक मिनट नो होल्ड डाउन, थोड़ी सर होल्ड डाउन, टोटल्स कराएं जी। 2 to 7 में 7, 2 to 7 और 450। काली लाल, काली लाल, नीली पीली हरी मुनी। अब इन सारे फिगर्स को लेके जाना है ऊपर, बिल्कुल लेके जाना, लेके जाते थे जी। आप टैक्सेबल सेल बोल दें। चीनी मीनी मोनू मोनू टूनू मोनू। अच्छा अदर्स लिख दिया था मैंने। 10024 10024। मिनी मिनी का टोटल करा दें 3450। एग्जाम्प्ट सेल 0। चल गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अबू याद कर माशाल्लाह। ये वैसे इस बात की हकीकत तो कोई नहीं होगी कहीं किसी मुस्तनद आलम से तो नहीं हमने सुना तो क्या। ये तो वैसे उड़ी उड़ाई बात शायद चल रही है। अस्सलाम वालेकुम हजरत, ये जो कहते हैं छींक मारने में कोई याद करे, इसकी कोई शरई हकीकत तो नहीं है ना? मैं मसला पूछ लिया अभी, मिथ है बनी हुई ना। हाँ चलो देख लेते हैं। अच्छा बस जो दूसरे अहकामात तो हैं कि मारने वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह कहने और हमने, और फिर उसने। अच्छा अब माय डियर, अब मुझे आप बता दें कि इसको 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 और इसको ये अपोर्शनमेंट करनी है, रिवाइज कर लेंगे छोड़े पर, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे बता दें कौन कौन सी चीजों को कहां डालना है, इसको 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 कहां डालना है। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं करना। आजकल सवालों में जैसे ये सवाल है और जैसे लेटेस्ट टर्म का सवाल था, उसमें कुछ सेल वाज़े तौर पे अलग देने लग गया, कुछ सेल वाज़े तौर पे बता के देने लग गया। तो आप लोगों का वो सवाल था कि इसको पकड़ के या मशीन को पकड़ के पोर्शन क्यों नहीं किया, था पिछले से पिछली क्लास में सवाल, कुछ लोगों ने पूछा था जाते हुए। आज उस सवाल का मैं जवाब देने लगा हूं। आज आप समझ लें मैं जवाब देने आया हूं। वो जो आप लोगों ने सवाल पूछा था ना, मैं उसका जवाब देने आया हूं। मेरे ख्याल से इसका इनपुट तो इधर पड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि शेविंग क्रीम 6 महीने पहले खरीदी थी। अब वो आई कैप जा रहा है उस तरफ, अब हमें जाना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको दूसरा बता दिया। पहले मैंने आपको आदत डाली हुई थी, इसको ऐसे करें उसको ऐसे करें, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि जरा इधर से रूट होने के बाद इनको देखें। वॉच दीज, बट आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट दिस, इसका कोई चीज पड़ी हुई है कहीं, वो देख लें। तो मेरे ख्याल से ये शेविंग क्रीम है। सवाल में वाज़े लिखा हुआ है शेविंग क्रीम खरीदी थी और शेविंग क्रीम बेची, मतलब मशीन तो इसमें नहीं इस्तेमाल हुई होगी, यानी कि शेविंग क्रीम खरीदी मशीन में डाल के क्रीम ही निकल आई, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, सिर्फ 2 दफा पास पेपर में ऐसा हुआ है कि मशीन को हमने इनपुट को अपोर्शन नहीं किया। मैं बताने लगा हूं क्यों, और उन दोनों सवालों में मसला क्या था। मैंने खुल के बात करनी है, आप लोगों ने लेट के सुननी है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, इस सेल की परचेज कहां पड़ी हुई है, इस सेल की। सर इससे पहले क्यों नहीं आप बताते थे? इसलिए कि इससे पहले
वाजे तौर पे सेलों की परचेज नहीं दी होती थी, अब वाजे तौर पे सेलों की। अब मेरा आपसे वही सवाल अड़ा हुआ, ये जो शेविंग मशीन की सेल है ये कितने महीने पहले परचेज की थी? तो ये तो इधर परचेज में पड़ी नहीं हुई, इसकी सेल तो परचेज में पड़ी नहीं हुई, तो इधर लाने की जरूरत ही नहीं, नीचे यहां भी नहीं पड़ी हुई, यहां भी नहीं पड़ी हुई, और इस सेल की परचेज यहां पड़ी हुई थी लेकिन हम उसको यहां ले गए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इधर सिर्फ साइड पे करके इसके सामने 713 लिख दें, इसके सामने 713 लिख दें। इस सेल की परचेज थी नहीं सवाल में, वो 6 महीने पुरानी थी, और इस सेल की परचेज ये है। अगला सवाल यहां से साबित हुआ कि अब हमने कोई अपोर्शनमेंट नहीं करनी, अब हमने कोई, क्योंकि इसमें इसकी परचेज भी नहीं पड़ी हुई, वो 6 महीने पहले शेविंग क्रीम खरीदी थी, और इसकी परचेज तो पड़ी हुई थी लेकिन वो हम वहां ले गए थे, खत्म हो गई ये बात। अब रह गई मशीन, मशीन को भी आप लोग, मैंने तो हत्ता के सवाल में आज ये वाला टोटल भी नहीं किया, मशीन को भी आप इसमें इस्तेमाल बेहतर है ना करें, क्योंकि ये करीम मंगवाई थी, करीम बेच दी, और ये इंपोर्टेड शैम्पू थे, शैम्पू के लिए रॉ मटेरियल नहीं था, इंपोर्टेड शैम्पू थे और शैम्पू बेच दिए। इससे पिछले सवालों में क्यों नहीं ऐसा होता था, वो सवाल मैं आपको कल खोल के दिखाऊंगा। उन सवालों में सिर्फ एक लाइन होती थी, एक्सपोर्ट्स, बस। क्या क्या एक्सपोर्ट किया, कुछ भी नहीं लिखा होता था। तो हम कहते हैं मशीन भी फिर इस्तेमाल हुई होगी। अब मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, इन दोनों में मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल हुई और इन दोनों की परचेज कहां पड़ी हुई है? ये मेरा सवाल है आज। ये मैंने वाजे नहीं पूछा था लेटेस्ट टाइम के सवाल में, वो आपसे मैं कल आके पूछूंगा। मुझे बताएं इसकी परचेज कहां पड़ी हुई है? 6 महीने 6-7 महीने पहले पड़ी हुई है, इसमें तो नहीं पड़ी हुई। इसकी परचेज इसमें पड़ी हुई थी लेकिन हमें पता चला ये खास है, इसको हम यहां ले आए और ये 713 उधर डाल दिया। आप बता दें इसमें इन दोनों की कितनी परचेज पड़ी हुई है? नहीं। तो अगर 227 को उठाएं उस क्लास की तरह, लास्ट क्लास में जिस तरह उठाया था, और एज इधर लिख दें, ये काली है लेकिन टोटे नहीं किए, ये लाल है, ये मशीन इसमें इस्तेमाल हुई होगी और इसमें, तो फिर ऐसा करें 450 को उठाएं और यहां पे डाल दें, यहां पे डाल दें 450। डन। परचेज फॉर टैक्सेबल सेल, परचेज फॉर, खुदा के लिए आज इसमें ना डाल दीजिएगा क्योंकि इसकी परचेज तो सवाल बता चुका है। मैंने कहा हुआ आपको टैक्सेबल से मुराद टैक्सेबल एट 0 और 18 होती है, लेकिन इसकी परचेज तो सवाल ने अलग से एक जगह हमें दे दी थी, वो डेड होगी भी है, और इसकी परचेज ये है, तो सोच भी नहीं सकते हम इसके अंदर ये वाली है, तो इसको ले जाएं इधर 1566, और दिस परचेज इज फॉर exempt sale, this purchase is for, and this purchase is for, this purchase is for, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, this purchase is for, so plus परा हो ना मशीन छोटी हो रहेगी, this purchase is for 237, और यार उठाई नहीं, कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? सो लेट्स चेंज हाउ वी थिंक। जैसे हम सोचते थे अब चीजें बदल गई हैं। हम सोचते कैसे थे और दुनिया किस तरफ जा रही है। हम पता कैसे सोचते थे, हम इसको नहीं देखते थे 0 रेट सेल, हम इसको प्यार से उठा लेते थे 23450, हाँ मैं 3450, हम इसको बस देखते थे और हम इसको पकड़ते थे, और मोनू चोनू हम इसको पकड़ते थे, पकड़ के डालते थे इधर और तड़ 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 तड़, इसको पकड़ते थे और डालते थे इधर तड़ 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 तड़। लेकिन अगर कभी दुनिया के किसी मोड़ पर, जिंदगी के किसी मोड़ पर सवाल बताने लग जाए कि ये क्या बेचा, कितना बेचा, कैसे बेचा, क्या बेचा, कितना बेचा, कैसे बेचा, अगर सवाल तफसीलन ये बताए और 7 चीजों के नाम भी बताए,
और साथ ये भी बताए कि ये खरीदी वहां से थी और इतने की थी। बहुत कुछ सवाल बता रहा है। सवाल इनकी सेल नहीं बता रहा, इनके नाम भी बता रहा है। सवाल इसकी सेल नहीं बता रहा, इसके नाम भी बता रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं बता रहा कि ये सेल कहां हुई, सवाल इनकी परचेज तक चला गया, अंदर तक घुस गया। सवाल इनकी परचेज भी बता रहा है। तो जब सवाल आज तक जितने सवाल होते थे जीरो रेट सेल के परचेज वाज़े तौर पे कहीं नहीं दी होती थी कि यूनिट्स ये हैं और ये वाले यूनिट्स, तो जना लिखा होता था एक्सपोर्ट्स। पिछले सवाल में आपको दिखाऊंगा कभी। तो आप बता दें इस सवाल में और लेटेस्ट सेम के सवाल में दोनों में क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। ना सिर्फ बताया था उसने कि ये सेल किन चीजों की है, नाम भी बताया था, बल्कि इसके साथ साथ क्या बताया था कि वो कि वो परचेज कब हुई। अब आखिरी दफा देख लें इन सबको कहां लेके जाना है। इस सेल की परचेज किसी को याद हो? पिछले महीने डेट कर दी हुई है, इधर नहीं पड़ी हुई। शेविंग क्रीम बहुत पुरानी खरीदी हुई है, तो वर्किंग वन में पड़ी हुई नहीं, तो रूट कैसे करानी है। इस सेल की परचेज पड़ी हुई थी, लेकिन हमें बाद में एहसास हुआ कि इसकी तो अलग से है ना। इसका एक तरीका वैसे ये भी होता है कि यहाँ लाके ना इधर लाके -950 कर दें, यानी टोटल करके -950। समझ आया? यानी सारे को टोटल कर दें और एंड पे -950 को उधर ले जाए। यहां तक बात समझ आ गई? दूसरी बात, इस सेल की परचेज वैसे ही फारिग हो चुकी है, इस सेल की परचेज ये पड़ी हुई है। अब क्या करें, ये 713 पकड़ें और ये 713 इसके आगे डाल दें। ये परचेज किस सेल के लिए है? इस सेल के लिए। इस सेल के लिए ये परचेज है, उसकी अलग दी हुई थी। इस सेल के लिए ये परचेज है, तो फिर क्या करें? 227। ये मशीन इस सेल के लिए। शेविंग क्रीम तो नहीं बनाई होगी हमने, शैम्पू भी हमने बनाए नहीं, फिर क्या करें? जल्दी 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 जल्दी। ना हमने शेविंग क्रीम बनाई ना शैम्पू बनाए, चीजों के नाम शाम डालने लग गए, तो क्या करें फिर? 450। और आखिरी बात, अब ये बच गए सारे, इसको इन दोनों में तो ना पोर्शन करें ना, इसको इन दोनों में तो ना पोर्शन करें, क्योंकि इनकी परचेजेस तो दी नहीं है सवाल ने। इसको बेहतर है 1566। दिस परचेज इज फॉर, एंड दिस परचेज कितना आ गया? 237। और ये कितना था? 713। चलें जी, नोट कर लें। टोटल सब करने की जरूरत नहीं है, टोटल बस एक ही करा दें, इन तीनों का टोटल 20। तो थोड़ा थोड़ा किसी को समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दे। बस ये पोर्शनमेंट थोड़ी सी थी जरा, बाकी इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं। अगर ये पोर्शन ना करें तो 1-2 नंबर कट जाएंगे, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है वो आ जाएगा। अब तो 5-5 आ रहे हैं, अब तो इस गलती पे भी आ जाएगा अब तो। अच्छा, अब आप लोग न्यूमेरिकल का फेस, जी जी क्या इसको भाई कह रहे हैं 9 जो हमने शैम्पू खरीदे हैं वो कैसे पता चला कि, उधर से मुझे इशारे कर रहे हैं, कहते हैं जो हमने शैम्पू खरीदे हैं वो कैसे पता चला। मतलब अजीब सी बातें बच्चे का, जो शैम्पू खरीदे हैं वो कैसे पता चला। तो ये कोई तरीका सवाल पूछने का? अच्छा, अब पता नहीं शायद हमारे से ही कुछ सीखा है इन्होंने गलती से। मुझे ये बताओ कि सवाल ने बताया हुआ 2000 में से 1500 शैम्पू एक्सपोर्ट हो गए हैं और 2000 में से 500 शैम्पू इधर बिके हैं। सवाल ने तो खुद बता दिया। यही तो कल मैंने आपको आके बतानी है बात। अब आप सवाल का फेस बना दें, लड़ाई लड़ाई माफ करें, सवाल का फेस बना दें। आउटपुट जो हमारी 600 वाली परचेज थी, हम पिछले महीने इस महीने डेट करते, तो 227 में ऐड, तो वो तो वैसे ही माइनस हो गई होती है, उसके अंदर बैठ फिर पड़ा ही ना होता। क्या बता देता हूँ अभी, मतलब सवाल से हटो ना, इधर सवाल पूरा लेने दो। ये तो रोजाना ही आप लोगों की डिमांड है। अच्छा, कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा,
आज तो हम आपको होमवर्क भी नहीं दे रहे कोई। ओके 10024 और रेड मार्कर कहां लगाते होते हैं बता देना। आंसर है ही नहीं। क्या एक हाँ अभी नहीं अभी नहीं। व्हाट इज सेल 10004 उठाएं इसको 10024 छोड़ो ना उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस ही ना करो जो भी है ही नहीं। 10024 इसमें से माइनस कर दें 950 क्योंकि इस पे कितना लगाना है 25%। इस पे कितना लगाना है सर ऐसा कभी क्लास में किया था हाँ डिविडेंड के साथ किया था। डिविडेंड पड़ा होता था प्रॉफिट में उसे हम माइनस कर देते थे कैपिटल गेन को माइनस कर देते थे अलग रेट लगाते थे कोई दफा करते थे। हाँ लगाते हैं अभी लगाते हैं 10024 माइनस 9 ये सेपरेट ब्लॉक हो गया ना बताएं। इस पे क्या लगा दिया जमा मुझे क्यों निकाला 950 इंटू 25% ग्रैंड टोटल 1871 डन। चलें आखिरी दफा देख लें फिर 1 मिनट बाद आप लोग चले जाएं। देखें इधर सेल कितनी है इसमें कोई ऐसी सेल जिस पे ज्यादा लगना है एज पर गवर्नमेंट इंपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सेल ऑफ शैम्पू विल बी चार्जेबल एट 20। ये 100 पे पड़ा हुआ था इसको 100 पे पड़ा रहने दें। क्या कभी पीबीटी में डिविडेंड पड़ा होता था बता देना। क्या कभी पीबीटी में कैपिटल गेन इनकम पड़ी होती थी क्या करते थे माइनस करके अलग रेट लगाते थे 10024 माइनस 915 to 18%। और आगे तो उसी तरह इनपुट बताएं लोअर ऑफ एक्चुअल कितना और 90% ऑफ 8 जवाब 180 हैं। मैं ते जवाब पूछ रहे हैं तुसी होते मेरा मार्कर नहीं देख रहे जी 18 लेस इनपुट मशीन। निहायत ही दीवाने हैं वो लोग जो किसी एक एडजस्टमेंट की वजह से समझते हैं हमारा न्यूमेरिकल हिल गया। आराम से 3:35 तक मजे मजे में हम लगे हुए थे तो अब परेशान नहीं होना घर जाके मतलब ये बता रहा हूं। इनपुट मशीन माइनस करें 450 मशीना 623 सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड और फर्दर टैक्स नहीं लगाना 1-2 लाइनें मैं कल डलवा दूंगा वो वाली छुट्टी तेरी मेरी कोट्टी और रिफंड भी जीरो रेट का आएगा वो सारी लाइनें मैं डलवा दूंगा। जाते जाते एक दफा आखिरी दफा देख लें मैं किसने फिर आपको घर में कहना है कि बेटा आखिरी दफा देख लो जाते जाते एक दफा देख लें। इस सेल की परचेज ऑलरेडी डेड इस सेल की परचेज यहां पड़ी हुई तो इसलिए इस इनपुट को पोर्शन ये शैम्पू और मशीन ऑलरेडी शैम्पू और शेविंग क्रीम ऑलरेडी तैयार थी तो मशीन इसमें इस्तेमाल नहीं हुई। बस ये बात थी। तो लेक्चर आज का अपलोड करवा देंगे कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा देख लीजिए एंड के 15 मिनट के पूरा ही अब लेक्चर अपलोड होगा। चलें जाएं अल्लाह हाफिज। कल 1:50 पे आना।